गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फिफ्थ चैप्टर के थर्ड यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ। इसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं बेटा, और आज जो तीसरी यूनिट है वो सिंडिकेट के बारे में है। हम एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने से पहले इसको अपने शब्दों में बताएंगे कि कांग्रेस सिंडिकेट क्या है। बेटा आपकी जानकारी के लिए 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, यानी कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस की एक तरफ जो गुट बना उसका नाम था सिंडिकेट, यानी कि जो लोग कांग्रेस से निकलकर जिन्होंने अपना नया ग्रुप बनाया, नया समूह बनाया, उसका नाम था सिंडिकेट। और सिंडिकेट में बेटा वो नेता शामिल थे जो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी लंबे समय से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियों से वो संतुष्ट नहीं थे और बाद में उन्होंने सिंडिकेट नामक गठन तैयार किया। आइए अब हम इसके बारे में आपको डीपली बताते हैं। देखो बेटा, प्रभावशाली व ताकतवर कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के ताकतवर नेता थे उनके समूह को किसके नाम से जाना जाता है? सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। इस समूह के नेताओं का पार्टी में प्रभुत्व था, यानी कि कांग्रेस पार्टी में इन नेताओं का प्रभाव बोलता था। सिंडिकेट के अगुआ मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी, जो अब मुंबई के एस पाटिल, मैसूर जो अब कर्नाटक के एस निजलगप्पा, और आंध्र प्रदेश के एस संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। इनको नोट कर लीजिए बेटा। जो सिंडिकेट में शामिल थे उन नेताओं के नाम है डॉक्टर कामराज, एस के पाटिल, संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की जो पोजीशन थी वो नियंत्रण की रही, यानी कि कंट्रोल था इंदिरा गांधी का इन पर। सिंडिकेट ने नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और कांग्रेस पार्टी ने जो नीतियाँ बनाई थी, जो क्रिया सिस्टम लागू किया था, उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले ये प्रमुख नेता थे। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और इनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस ओ में ही रही, क्योंकि इंदिरा गांधी को कांग्रेस आर ही लोकतंत्र की कसौटी पर सफल रही। यानी कि बेटा कांग्रेस 2 भागों में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। इसको भी नोट कर लीजिए कि कांग्रेस किन 2 भागों में बट गई थी। तो कांग्रेस जिन 2 भागों में बटी थी उसका नाम है कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आर का नेतृत्व कौन कर रहा था बेटा? इंदिरा गांधी कर रही थी, और कांग्रेस ओ का मोरारजी देसाई। इसीलिए भारतीय राजनीति के बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गई, यानी कि इंदिरा गांधी ने अपनी पकड़ कांग्रेस पार्टी पर इतनी ज़बरदस्त बना ली कि दूसरे जो नेता थे उनका प्रभाव धीरे धीरे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। बेटा सिंडिकेट के बारे में या तो 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि सिंडिकेट में जो नेता जुड़े थे उनके नाम क्या है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि कांग्रेस किन 2 भागों में बट गई और कांग्रेस आर का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंदिरा गांधी, और कांग्रेस ओ का मोरारजी देसाई। अब बात आती है बेटा राष्ट्रपति पद का चुनाव। यह भी इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट यूनिट है। राष्ट्रपति का जो पद का चुनाव 1969 में जो हुआ था उसके बारे में काफ़ी वाद विवाद हुआ।
तो आइए हम इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। देखो बेटा, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में खुलकर सामने आ गई। यानी कि जो पार्टी के अंदर गुटबाजी थी वो ओपन रूप से कब हो गई? राष्ट्रपति के चुनाव में। कौन से चुनाव में? 1969 के चुनाव में। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण कुछ साल राष्ट्रपति का पद खाली था। यानी कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी बेटा? जाकिर हुसैन की। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने में सफलता पाई। यानी कि यह संजीव रेड्डी किस पार्टी ने खड़ा किया? सिंडिकेट ने। और किसकी नाराज़गी थी? इंदिरा गांधी की। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीपी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। इंदिरा ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं का जो प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्री पर्स की समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की। देखो बेटा, इसमें प्री पर्स एक शब्द है। प्री पर्स देशी रियासतों को दी जाने वाली सुविधाएं और पेंशन है। तो प्री पर्स की समाप्ति किसने की? हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। इंदिरा ने 14 अग्रिम बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया बेटा। उसके बाद उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से क्या कर लिया बेटा? किनारा कर लिया। फिर बात आई बेटा, दोनों गुट चाहते थे, यानी कि जो कांग्रेस दो गुटों में बट गई। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिप्पा ने व्हिप जारी किया जिसमें कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डाले। वीवी गिरी को छुपे तौर पर समर्थन करते हुए, यानी कि गुप्त रूप से किसका समर्थन कर रही थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलकर अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीपी गिरी ही विजय हुए। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के अधिकारी उम्मीदवार थे। बेटा, पार्टी अनुशासन के भंग होने पर क्रोधित होकर कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने सिंडिकेट ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से इंदिरा के 2 वफादारों को निकाल दिया। उत्तर में इंदिरा समूह ने CW की सहमति के बिना अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक बैठक बुलाई। इंदिरा गांधी के सहयोगी अखिल भारतीय कांग्रेस NICC, जो इसकी फुल फॉर्म है, ने निजलिंगप्पा को कांग्रेस के पद से हटा दिया। इससे कांग्रेस 2 भागों में बट गई बेटा। सिंडिकेट की अगुवाई वाला कांग्रेसी खेमा कांग्रेस O, यानी कि कांग्रेस बेटा 2 भागों में जो बटी थी उनका नाम था कांग्रेस O और कांग्रेस R। 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है किसी भी तरह से, तो आप यह याद रखना कि जो कांग्रेस R था वो इंदिरा गांधी का खेमा था। फिर दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, जो बच गया वो सिंडिकेट का खेमा था। फिर बेटा, कांग्रेस O ने एक बैठक में इंदिरा गांधी को 12 नवंबर 1969 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया और कांग्रेस संसदीय पार्टी में एक नया नेता नियुक्त करने को कहा। इसी वक्त कांग्रेस R विभाजित हो गई, जिसमें इंदिरा गांधी के समर्थन देने वाले 210 सदस्य कांग्रेस संसदीय पार्टी यानी कि CPP
CPP की फुल फॉर्म क्या है बेटा? कांग्रेस संसदीय पार्टी कहते हैं। बहुमत के लिए इंदिरा गांधी को CPI, DMK और कुछ अन्य स्वतंत्र दलों पर डिपेंड रहना पड़ता था। बेशक कांग्रेस अपने निर्माण के बाद 84 सालों में पहली बार विभाजित हुई थी। यानी कि बेटा कांग्रेस पार्टी में विभाजन कितने सालों के बाद हुआ था, इसको भी नोट कर लीजिए, 84 सालों के बाद विभाजित हुई थी। फिर भी इंदिरा ने कांग्रेस आर का एक पुनर्गठित प्रकार की कांग्रेस थी जिस पर एक नेता का प्रभुत्व था। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर को गरीबी के हिमायती और कांग्रेस ओ को अमीरों के तरफदार की संज्ञा दी। यानी कि जो पार्टी दो भागों में बट गई, कांग्रेस ने जिसका स्वयं नेतृत्व कर रही थी वो कांग्रेस आर किसकी पार्टी बताई बेटा? गरीबों की पार्टी बताई। और कांग्रेस ओ जिसकी तरफदारी कौन करता था? सिंडिकेट, उसको अमीरों की पार्टी बताई। तो बेटा इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन नोट कर दिए हमने कि कांग्रेस पार्टी को कितने सालों के बाद विभाजन हुआ कांग्रेस पार्टी का? तो बेटा 84 सालों में कांग्रेस पार्टी पहली बार विभाजित हुई। और एक नंबर का क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि इंदिरा गांधी को पार्टी से कब निष्कासित किया गया? 12 नवंबर 1969 को। और इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को किन व्यक्तियों की पार्टी बताया? गरीब व्यक्तियों की पार्टी बताया। और कांग्रेस ओ को अमीरों की पार्टी बताया। फिर बात आती है बेटा प्री पर्स की समाप्ति। यानी कि हम इस चैप्टर के लास्ट यूनिट पर आ गए हैं। देखो बेटा प्री पर्स की समाप्ति। प्री पर्स क्या होता है? जो 500 बेटा कई जो टेक्स्ट बुक है उसमें 562 भी है और 565 भी है, लेकिन आप जो राइट मानोगे वो क्या है? 562। तो बेटा हमारे देश में जो 562 देसी स्वतंत्र रियासतें थी उनका विलय भारत में कर दिया गया। लेकिन उन्हें क्या बताया गया था कि आपको पेंशन सुविधाएं समय समय पर मिलती रहेंगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो उनको पेंशन और सुविधाएं दी जा रही थी देसी रियासतों को, उनकी समाप्ति को क्या बोलते हैं? प्री पर्स की समाप्ति। और यह समाप्ति किसने की थी बेटा? भारत की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। एक नंबर में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि प्री पर्स की समाप्ति करने वाले प्रधानमंत्री कौन था या प्रधानमंत्री कौन थी? तो देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। यानी कि जब उनका विलय किया गया तो उनको आश्वासन दिलाया था कि आपको कुछ मात्रा में निजी पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का क्या है? अधिकार है। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी उनको विशेष सुविधाएं प्रोवाइड करेगी। इस व्यवस्था को प्री पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई। यानी कि मेन बात तो ये थी कि इनका किसी भी तरह भारत में क्या हो जाए? विलय हो जाए। तो इनको देने वाली जो सुविधाएं थी ज़्यादातर इसकी आलोचना नहीं हुई कि इस तरह की इनको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। लोग यही चाहते थे कि किसी तरह ये भारत में शामिल हो जाएं और अगर सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। यानी कि आलोचना इस वजह से नहीं हुई कि मेन पर्पस क्या था? एकता को बनाए रखना। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। यानी कि भारत के संविधान में समानता का सिद्धांत जो था उससे ये चीज़ें मेल नहीं खा रही थी। कौन सी चीज़ें बेटा? देसी रियासतों को दी जाने वाली सुविधाएं और निजी संपत्ति रखने का अधिकार। नेहरू ने कई बार इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया। बेटा प्री पर्स पर सबसे पहली बार अब आलोचना करने वाला कौन था?
भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसने उसको असंतोषपूर्ण बताया। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्री पर्स की मांग को ख़त्म करने की मांग का समर्थन किया। यानी कि सबसे पहले बेटा प्री पर्स की मांग को ख़त्म करने वाले प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कब की उसने इस मांग को? 1967 में। प्री पर्स की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, यानी कि संविधान में अमेंडमेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूर नहीं हो सका। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया, यानी कि 1967 में उसने कोशिश की लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं मिल सकी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1971 के जब आम चुनाव हुए तो प्री पर्स की समाप्ति को एक बहुत बड़ा इशू बनाया और इसी मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन खूब मिला। यानी कि उसने आवाज़ उठाई कि प्री पर्स की क्या कर देनी चाहिए, समाप्ति कर देनी चाहिए। और इसी के आधार पर 1971 में लोगों से वोट मांगे कि अगर मैं चुनाव में जीत गई तो प्री पर्स की क्या कर दूंगी, समाप्ति कर दूंगी। जो देसी रियासतों को सुविधाएं मिल रही हैं, निजी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, उन सब को मैं समाप्त कर दूंगी। तो लोगों ने इस बात में इंदिरा गांधी का खूब समर्थन किया। फिर बेटा 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्री पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानूनी अड़चनें खत्म हो गई। यानी कि बेटा इंदिरा गांधी ने मांग तो की थी प्री पर्स की समाप्ति के लिए 1967 में, लेकिन राज्यसभा में इसको मंजूरी नहीं मिल सकी। लेकिन जब 1971 का आम चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ने इसी मुद्दे पर वोट मांगे कि अगर मैं सत्ता में आई तो प्री पर्स की समाप्ति कर दूंगी। देसी रियासतों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, भत्ते मिल रहे हैं या निजी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, मैं इन सब को सत्ता में आते ही समाप्त कर दूंगी। जैसे ही लोगों ने इंदिरा के विचार सुने तो लोगों ने इंदिरा के प्रति अपना समर्थन दिया और 1971 में उसको भारी जीत मिली। और भारी जीत के बाद संविधान में क्या हुआ बेटा, संशोधन, बदलाव हुआ और इस तरह प्री पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानूनी अड़चनें खत्म हो गई। यानी कि प्री पर्स की समाप्ति करने वाली हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है कि जो भी विशेष अधिकार देसी रियासतों को मिले थे भारत में विलय होने के बाद, उनकी समाप्ति पर ये सारा क्रेडिट इंदिरा गांधी को जाता है। यानी कि प्री पर्स की समाप्ति करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। देखिए बेटा एनसीईआरटी के 5th चैप्टर में हमने 3 नेताओं के फ़ोटो शो किए हैं। इनके बारे में बेटा कई बार एक एक नंबर का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, तो हम इनके बारे में आपको डीपली बताते हैं। जो फर्स्ट नंबर पर है बेटा एस निजलीगप्पा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, संविधान सभा के सदस्य थे और लोकसभा के भी सदस्य थे और तत्कालीन मैसूर प्रांत जो अब कर्नाटक में स्थित है वहाँ के मुख्यमंत्री और आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध और 1968 से 71 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। यानी कि यह किस स्टेट से संबंधित है बेटा, कर्नाटक से। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि एस निजलीगप्पा किस स्टेट से संबंधित है, मैप से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। तो ये कहाँ से है, कर्नाटक से, और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी रह चुके हैं और लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला जो फोटो है बेटा वो है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी एक नंबर का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। दिसंबर 1970 और जून 1971 तथा जून 1977 और अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता, लोहिया के समर्थक और जेपी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भागीदार, अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के प्रबल विरोधी। यानी कि यह किस स्टेट से हैं बेटा, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं
और किसके विचारों से सहमत है? समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जेपी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भागीदारी भी ली। जयप्रकाश नारायण ने बेटा बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो उसके भी ये समर्थक हैं। तीसरा है बेटा वीपी गिरी। हमने जो राष्ट्रपति का चुनाव 1969 के बारे में बताया था, वो इसी के बारे में मेन मुद्दा था। तो 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति, कांग्रेस नेता एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता, और सिलोन, जो कि सिलोन किसका नाम है? श्रीलंका का भारतीय उच्चायुक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति 1967 से 1969 तक, और कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में इंदिरा के समर्थन में विजयी। यानी कि जिसने, इंदिरा गांधी ने जिसका समर्थन दिया था वीपी गिरी का, ये वही व्यक्ति हैं। तो बेटा कई बार महान नेताओं से संबंधित मैप में भी क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं कि इस नेता का संबंध किस स्टेट से है। तो हम जो कल मैप की आंसर की आपके पास सेंड करेंगे, उनमें भी इनके बारे में बताया गया है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि किस किस स्टेट से संबंधित हैं और किस नेता को अपना क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। तो बेटा आज की जो वीडियो थी, यह कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों के बारे में है। इसकी 3 यूनिट कंप्लीट रूप से क्या हो चुकी हैं? फिनिश हो चुकी हैं।